तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न लेंगे, भारतेंदु युग की समय सीमा। भारतेंदु युग की समय सीमा है, समय सीमा है या समय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है, इसका केवल मैं उत्तर लिखूंगा, चारों ऑप्शन नहीं लिखूंगा। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1868 ईस्वी से 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जिस विकल्प में ऐसा लिखा रहेगा वही विकल्प सही हो जाएगा, इस ऐसा अगर ये प्रश्न आता है तो। दूसरा, शुक्ल युग की समय सीमा है, समय सीमा कब से कब तक है? कब से कब तक? कब से कब तक है? तो कब से कब तक है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद चौथा प्रश्न, सेवा सदन के लेखक कौन है? बताइए, सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके पहले 9 में भी आप लोग इनकी रचनाएं पढ़े हुए हैं। इनकी रचना क्या थी? मंत्र। इनका रचना नाम क्या था? मंत्र था। उसमें इनका जीवन परिचय भी पढ़े थे। तो सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसे कहा है? किसे कहा है? तो इसका आंसर है, मतलब उपन्यास को कहा है या नाटक को कहा है या निबंध को कहा है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसे कहा है? तो आलोचकों ने गद्य की कसौटी निबंध को कहा। इसका आंसर क्या है?
हाँ, निबंध, निबंध को। इसके बाद छठवां प्रश्न, 60वें प्रश्न में हम लोग लेंगे पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष क्या है, क्या है। तो पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर है 1943। और यदि हम लोगों से दूसरे का पूछता है तो 8 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 जोड़ लेंगे तो 51 हो जाएगा। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब है? दूसरे का है 1951। तीसरे का फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। तो इस तरह से ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, चाहे पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछेगा या दूसरे या तीसरे, तीनों में से कोई एक क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तार सप्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं, जैसे मान लो पूछ लेगा कि तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक हैं, बताइए। तार सप्तक के संपादक कौन है, बताइए कौन है। तो इसका आंसर है अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न। सातवें प्रश्न के बाद हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल से संबंधित तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है, किसकी रचना है, बताइए। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास। इसका आंसर है केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत पूछ लेगा तो भी कौन है? केशव दास। देखो किसकी रचना, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। और कहीं पूछ लेता है कठिन काव्य के प्रेत कौन है, तो कठिन काव्य के प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास को। इसके बाद हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे, नीरजा निहार स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी कीर्तियां हैं, किसकी कीर्तियां हैं, बताइए किसकी कीर्तियां हैं? नीरजा निहार स्मृति की रेखाएं किसकी कीर्तियां हैं? इसका आंसर है महादेवी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। के बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे, दसवें प्रश्न में हम लोग ले लेंगे लोक आयतन, लोक आयतन किसकी कीर्ति है? लोक आयतन किसकी
कीर्ति है। बताइए लोकायतन किसकी कीर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत। क्षयवाद के चार स्तंभ कौन कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। यानी सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। तो लोकायतन इन्हीं में से किसी एक की रचना है। बताइए किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इन्हीं की रचना है। इसके बाद हम लोग 11वां प्रश्न लेंगे। 11वां प्रश्न, 11वें प्रश्न में हम लोग ले लेते हैं व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न। व्याकरण से इसमें हम लोग रस से प्रश्न ले लेते हैं। तो करुण रस का अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव है, ये पढ़ चुके हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, इसे पूछेगा या है कहेगा। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका आंसर क्या है? शोक। तो हम लोग सभी रसों के नाम और उनके अस्थाई भाव क्या करेंगे? याद कर लेंगे। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। भयानक रस का भय है। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। और उसके बाद श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। समझे? तो अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं ब्रह्मा, किससे? छंद से ले लेते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं रोला। छंद में कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? बताइए। हाँ, 4 चरणों वाली छंदें हम लोग सिलेबस में दी हुई हैं। तो इसमें जो रोला छंद है, ये कितने चरण इसमें होते हैं? 4। इसके बाद हम लोग 13वां प्रश्न ले लेते हैं अलंकार से। तो इसमें हम लोग के पहले पाठ में पद में एक है, पंक्ति है चरण कमल बंदो। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसके बाद हम लोग 14वां प्रश्न ले लेते हैं। 14वें प्रश्न में रस हो गया। ये रस से, क्वेश्चन छंद से, अलंकार से। इसके बाद हम लोग वाच्य से ले लेते हैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म की। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न
अच्छा 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में हम लोग ले लेते हैं विकारी। विकारी शब्द के भेद हैं। भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं बताइए, कितने भेद हैं? 4 है ना। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? इसका आंसर क्या है? 4। कौन कौन है 4? संज्ञा है, सर्वनाम, और क्या है? विशेषण है, और क्या है? क्रिया। विकारी का मतलब जिसका रूप क्या हो सके, जिसके रूप में परिवर्तन हो सके, उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 क्या किसमें आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। युष्मद। युष्मद शब्द। युष्मद शब्द। युष्मद शब्द की द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बताइए। देखिए, युष्मद शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बताइए। तो कौन सा वचन का है? एक वचन। एक वचन मीन्स क्या होता है? पहला लाइन खड़े में जो हम लोग पढ़े हुए। युष्मद, यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। तो युष्मद मीन्स क्या होता है? तुम होता है। तो युष्मद का तुम का रूप हम लोग संस्कृत में जब पढ़े थे तो सबसे पहले क्या आता था? त्वम आता था। क्या आता था? त्वम। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है। पहला नंबर मीन्स की कौन सी विभक्ति होगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन। त्वम के बाद क्या पढ़े थे? त्वाम। त्वम के बाद क्या पढ़े हो? त्वाम। फिर उसके बाद क्या पढ़े हो? त्वया। इस तरह से पढ़े हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, और ये द्वितीय, और ये क्या है? तृतीय है। तो जो भी पूछेगा हम लोग इस तरह से हमें याद रहेगा, तभी हम लोग पूछ पाएंगे। अगर एक वचन कहेगा तो पहला वाला लाइन हमें खड़े में याद होना चाहिए। तो इसको पढ़ाया गया है ना, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, इस तरह से। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कहा है, तो हमारा आंसर कौन सा है? ये त्वाम। ये त्वाम ही जहाँ पे लिखा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप पूछता है तो क्या होगा? त्वम। और तृतीय विभक्ति एक वचन में अगर युष्मद शब्द का रूप पूछता है तो त्वया हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में सहोदर। सहोदर। सहोदर में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? सहोदर में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मीन्स जो कहाँ पे लगता है। तो इसका आंसर क्या था? युष्मद शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप। इसका आंसर था त्वाम। क्या आंसर था? त्वाम। तो सहोदर में कौन सा उपसर्ग है? तो सहोदर का जो विग्रह है, सहोदर का क्या संधि विच्छेद या विग्रह, तो सधन। सधन क्या होता है? उदर। सहोदर किनको कहा जाता है? जो एक ही उदर से, एक ही पेट से जन्म लिए हों।
ऐसे भाइयों को सहोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहोदर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सह। सह धन उदर मिलकर क्या बनता है? सहोदर। अजल धन उदर जलोदर, जल धन ऊर्मी जलोर्मी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? स है। कौन सा उपसर्ग इसमें है? स है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां। 18वें प्रश्न में हम लोग इसमें चंद्रमा, चंद्रमा की 3 पर्यायवाची, पर्यायवाची चंद्रमा की 3 पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए चंद्रमा की 3 पर्यायवाची। तो चंद्रमा को मयंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और राकेश भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हिमांशु भी कहा जाता है। ठीक। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, 19वां। 19वां 19वें में हम लोग ले लेते हैं तत्सम तद्भव से एक प्रश्न ले लेते हैं। तत्सम तद्भव, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं जुग का तत्सम क्या है? बताइए। जुग का तत्सम क्या है? युग। क्या है? युग। बताए थे कि जब तत्सम, जब हमें तद्भव से क्या बनाना रहेगा? तत्सम बनाना रहेगा, तो हम लोग ज्या को किस में बदलते हैं? या में। और तय को किस में बदलते हैं? त्र में बदलते हैं। और इसके बाद और कुछ बताया गया था, ये जो न होता है इसको किस में बदलते हैं? ड़ में बदलते हैं। और ख को किस में बदलते हैं? ख को छ में बदलते हैं। इस तरह से बताया गया था। जैसे मान लीजिए कोण का तत्सम पूछता है क्या है, तो कोण का क्या हो जाएगा? कोण। ठीक। ऐसे मान लो खेत का तत्सम पूछता है, खेत, तो खेत का खा को हम 6 बनाएंगे, 6 हो जाएगा। और तय को त्रय बना देंगे, त्रय हो जाएगा। तो खेत का क्षेत्र हो जाएगा। है? ऐसे ही मान लो यज्ञ का तत्सम पूछ लिया, यज्ञ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, जा को किस में बदलना चाहिए? या में। और ज्ञा तो ज्ञा ही रहेगा, तो यज्ञ हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में हम लोग ये ले लेते हैं पर्यायवाची प्रश्न ले लिए हैं। और कहाँ से प्रश्न हम लोग नहीं लिए हैं? रस छंद अलंकार से लिए प्रश्न। इसके बाद हम लोग पद परिचय से कितने प्रश्न लिए हैं? एक ही लिए है ना, कि 2 लिए? 2 लिया गया था। एक कर्मवाच में किसकी प्रधानता होती है, ये भी तो लिए थे। तो और क्या बचा है? इसके बाद और क्या बचा है व्याकरण में? और कुछ बचा हुआ है? क्या बचा है? और कुछ बचा है? और एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, वाच्य से ही एक प्रश्न और क्या कर सकता है? ले सकता है। तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 8। इसका आंसर 8 है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।